जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2024 के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। आपसे कहा भी था कि महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मैं आपको दे दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास 1 है, इसके बाद महासंग्राम रिवीजन क्लास 2 आएगी। ठीक है, चले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एमसीक्यूज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। अब बात करें किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 28 नवंबर, ठीक है 28 नवंबर को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का 28 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, DBRAU यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा। आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि सभी बच्चों के पास ये महासंग्राम रिवीजन क्लासेस व्हाट्सएप पर सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी शानदार तरीके से कर सके। ठीक है, मैंने और भी क्लासेस कराए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग जा करके सारे क्लासेस देख सकते हैं। हालांकि ये रिवीजन क्लास है तो बाकी क्लासेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, चले और बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी डेट शीट तो नहीं आई है। ठीक है, और बात करते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के भी अभी डेट शीट नहीं आई है, जल्दी आ जाएगी। माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी की भी डेट शीट आपकी नहीं आई है, जल्दी आने वाली है। और बात करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपका जहां आपके माइनर एग्जाम होते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब बात करें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद जो बनी सॉरी जननायक चंद्रशेखर आज़ाद जो बलिया में विश्वविद्यालय है, उसके लिए जहाँ भी आपके माइनर के एग्जाम होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पेपर का नाम आपका सेम रहना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हों या उससे अफिलेटेड किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हों, या फिर इससे संबंधित मतलब जो आपका कॉलेज है जैसे DDU कॉलेज है, इससे संबंधित किसी दूसरे कॉलेज में अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी अलग नहीं है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से देखते चलेंगे। प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस मॉडल पेपर को, सभी बच्चों से निवेदन है। ठीक है, देखें व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है, व्युत्पन्न मांग उत्पाद से संबंधित होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये आपका महासंग्राम रिवीजन क्लासेस है तो आपको उतना मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होता है, उत्पाद से प्रोडक्शन से संबंधित होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं व्युत्पन्न मांग किसी वस्तु या सेवा की मांग से जुड़ी होती है, और इसका संबंध किसी दूसरे वस्तु या सेवा की मांग से होता है। जब एक वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, अगर कपड़े की मांग बढ़ती है तो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली साधनों की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है इसमें। अच्छा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो यूट्यूब ऑटोमेटिक रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजेगा। आप लोग भी बाकी जितने भी छात्र छात्र हैं जरूर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 3 साल आप हमारे साथ काफ़ी शानदार तरीके से जुड़े रहें। दूसरा प्रश्न है मांग प्रभावित होती है, तो जो मांग होती है आय में परिवर्तन से प्रभावित होती है, वितरण में परिवर्तन से और कीमत में परिवर्तन से, इन सभी से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये कथन है सत्य है या फिर असत्य है, तो ये कथन बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो मांग वक्र का ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चले अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ की पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कीमत और मांग में व्युत्क्रम संबंध, जैसे आमतौर पर कीमत में गिरावट के साथ मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जब कीमत में गिरावट आएगी तो साथ में क्या होगा, उसका मांग बढ़ जाएगा। और इसके विपरीत यानी उच्च कीमतों पर मांग कम होती है। ठीक है, और कम कीमतों पर मांग ज़्यादा होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर आप समझ सकते हैं। यह नियम मांग के नियम से बहुत प्रभावित करता है। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की कीमत देने को तैयार होता है। ठीक है, अगला समझ सकते हैं आय प्रभाव के आधार पर। देखें, आय प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन से है। जब आय में वृद्धि होती है तो सामान्य वस्तुओं या सेवाओं की मांग बढ़ती है। ठीक है, चले इसमें चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन मांग का निर्धारक नहीं होगा। तो देखें इसमें जो आपका दिया है, वस्तु का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों की जो कीमत है ये मांग का निर्धारक नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, मांग में संकुचन एवं विस्तार से। तो मांग में संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र का ढाल बदल जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, छठा क्या पूछा गया है, किसी वस्तु की मांग का तात्पर्य है। किसी वस्तु का मांग का तात्पर्य होता है किसी विशेष कीमत एवं विशेष समय पर मांगी गई वस्तु की मात्रा। सी ऑप्शन आपका राइट है। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति। तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो पूर्ति है वो बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, उपभोक्ता की बचत कम होने के क्या कारण है। उपभोक्ता की बचत होने के कारण हैं, देखें, अधिक संतुष्टि, वस्तु की कीमत समान होना, वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक संतुष्टि। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, नवा क्या पूछा गया है, उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किसने दिया। तो देखें, ड्यूपिट महोदय ने उपभोक्ता की बचत को सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपभोक्ता की बचत की धारणा सबसे पहले साल 1844 में फ्रांस के अर्थशास्त्री और इंजीनियर ड्यूपिट ने दी थी। उन्होंने इसे सापेक्षिक उपयोगिता या उपभोक्ता का किराया, कस्टमर्स रेंट कहा था। वहीं डॉक्टर मार्शल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसके लिए उपभोक्ता की बचत, कस्टमर्स सरप्लस शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ नोट्स मैं बिल्कुल फ्री में सेंड कर देता हूँ। एक भी पैसा नहीं देना आपको। ठीक है, चले 10वां प्रश्न है, यक्ष अक्ष के समानांतर मांग वक्र का तात्पर्य है कि मांग की लोच। तो मांग की लोच अनंत होगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है आपका, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होगी तो इकाई होगी। बी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। 12 नंबर प्रश्न क्या है, अच्छा, जो भी बच्चे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, सभी बच्चे आप लोग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, जितने भी बच्चों का 28 नवंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शानदार तरीके से इस क्लास को देख करके जाइएगा। ठीक है, पूरा देख कर जाइएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विभिन्न वस्तुओं की मांग वक्र की आकृति होती है तो इसकी आकृति ऊपर की ओर उठती हुई होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, पेरेटो का अर्थशास्त्र आधारित है तो यह उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस आर्थिक संस्था के अध्ययन से संबंधित है। व्यक्तिगत से संबंधित है, पर्सनल से। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले एक और अर्थशास्त्र के जनक हैं, कौन है, चाणक्य हैं। ठीक है, चले कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो एसी पीगू को कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी।
तो अर्थशास्त्र पुस्तक देखिए चाणक्य ने लिखी है यानी कौटिल्य ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 18 क्या है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है? तो देखिए जे.एस. मिल एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया, अर्थशास्त्र की विकासोन्मुख परिभाषा किसने दी? तो सैमुअल्सन ने दी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका, समाजवाद के जन्मदाता कौन है? समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो आर्थिक नियोजन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर क्या है, अर्थव्यवस्था को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पूंजीवाद के रूप में, समाजवादी के रूप में और मिश्रित के रूप में भी किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया, किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से पूंजीवादी देश नहीं है? तो देखिए जो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, हंगरी और कनाडा है, ये सब पूंजीवादी देश हैं, लेकिन अमेरिका नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर अगला क्या है, मांग व कीमत में संबंध होता है धनात्मक या फिर विपरीत? मांग और कीमत में जो संबंध होता है वो विपरीत होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। चलें अगला प्रश्न आपका, अर्थशास्त्र है, कला है या फिर विज्ञान है या फिर दोनों है? तो जो अर्थशास्त्र है वो कला और विज्ञान दोनों है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया, सामाजिक कल्याण फलन सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया है? तो बर्गरसन एवं सैमुअल्सन ने किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, किस अर्थशास्त्री का संबंध नव कल्याण अर्थशास्त्र से नहीं है? माल्थस का नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिकतम उपभोक्ता की बचत देगी? तो ये नमक देगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, उपभोक्ता की बचत की धारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ड्यूपिट महोदय ने किया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी। अर्थशास्त्र के संदर्भ में लोच यानी इलास्टिसिटी शब्द का उपयोग किसी आर्थिक चर को बदलने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि एक चर के परिवर्तन से दूसरा चर अधिक परिवर्तित होता है तो कहते हैं कि लोच अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में कमी आ जाए तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ेगी, इसके लिए लोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, पूर्णतः लोचदार मांग के संदर्भ में मांग की लोच का मान होगा? तो इसका जो मान होता है वो इन्फिनिट होता है। बी ऑप्शन राइट है। अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनिट नहीं, इनफाइनाइट होता है। चलें प्रश्न नंबर अगला क्या है आपका, मांग की आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया? मांग की आड़ी लोच का जो सिद्धांत है इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो मांग की आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। मांग की आड़ी लोच दो उत्पादों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करती है। ठीक है, जब उनमें से एक की कीमत में बदलाव होता है तो यह एक उत्पाद की मांग में सापेक्ष बदलाव को दर्शाता है, जब दूसरे उत्पाद की कीमत बढ़ती या फिर गिरती है। ठीक है, मांग की लोच की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को दिया जाता है। उन्होंने 1890 में प्रकाशित अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांत में मांग की लोच को परिभाषित किया था। अल्फ्रेड मार्शल ने लोच की अवधारणा का आविष्कार करने के 4 साल बाद ही मांग की मूल्य लोच का आविष्कार किया था। चले इसमें आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम मांग की लोच किसकी है? सबसे कम मांग की लोच नमक की होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन वस्तुओं को जरूरी माना जाता है उनकी मांग की लोच कम होती है। इन वस्तुओं पर उपभोक्ता यानी जो कस्टमर हैं विलासिता के बजाय ज़रूरत के तौर पर भरोसा करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बिजली, गैस, तेल और पानी की मांग की लोच कम होती है। नमक की मांग को भी अत्यधिक लोचहीन माना जाता है क्योंकि यह बिना किसी करीबी विकल्प के एक बुनियादी ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, अधिक आय लोच वाली वस्तुएं हैं अनिवार्य, घटिया, विलासिता। अधिक आय लोच वाली वस्तुएं जो होती हैं ये घटिया होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था 2024 में। ठीक है, मैं अपने तरफ से ऐसा नहीं है कि बता रहा हूँ। देखिए, जिन वस्तुओं की मांग की आय लोच एक से ज़्यादा होती है वे विलासिताएँ वस्तुएं होती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है विलासिताएँ वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो जिन वस्तुओं की मांग की जो आय होती है लोच एक से ज़्यादा होती है उसे विलासिता वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, मांग की आय लोच को इस तरह से समझा जा सकता है। कैसे? अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से कम है तो वह अनिवार्य वस्तु है। अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच एक से ज़्यादा है तो वह विलासिता वस्तु है। देखिए, अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच शून्य है तो आय में बढ़ोतरी के साथ उसकी मांग में कोई बदलाव नहीं होता। अगर किसी वस्तु की मांग की आय लोच ऋणात्मक है तो वह घटिया वस्तु है। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं में डिजाइनर कपड़े, महंगी कारें, नावें और महंगे गहने शामिल हैं। इसमें अगला प्रश्न है आपका, मांग की लोच है गुणात्मक है या फिर परिणात्मक है? तो जो मांग की लोच होती है परिणात्मक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 37 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है? देखें, उपभोक्ता सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत और बाजार सिद्धांत ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के हिस्सा हैं, लेकिन आय सिद्धांत आपका जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो देखिए, क्या उत्पादन किया जाए ये समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए ये भी समस्या है, कैसे निजी लाभ अधिकतम किया जाए ये आपका केंद्रीय समस्या नहीं है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका अगला क्या है, प्रमुख आर्थिक समस्या है। प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? कमी है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है, अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? तो क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए, ये सभी अर्थव्यवस्था की मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया, किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी है? तो जो रॉबिन्स महोदय हैं, ठीक है, ये चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दिए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या है, उत्पादन संभावना वक्र ढाल। तो उत्पादन संभावना जो वक्र ढाल है मूल बिंदु से अवतल की ओर होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता? तो देखें, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था इन तीनों को प्रमुख आर्थिक प्रणाली माना जा सकता है। भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक को एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली नहीं माना जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला प्रश्न आपका है, किस आर्थिक प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, इनका सह अस्तित्व होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, मांग की लोच की अवधारणा को किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, मार्शल ने या फिर शुम्पीटर ने? मांग की लोच की अवधारणा को किसने दिया? ये प्रश्न तो 100% गारंटी है, हर साल आता है। शुम्पीटर महोदय ने दिया है। 45 का सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग का मान होता है 0, इनफाइनाइट, 4 या फिर 1?
पूर्णतः लोचदार मांग का, ठीक है। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में जो मान होता है इसका कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, क्षैतिज मांग वक्र डी दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, अनंत लोचदार मांग को दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब दूसरे पीडीएफ में चलते हैं, ठीक है। ये वाला पीडीएफ आपका खत्म हो गया क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलें, चले इसमें अगला प्रश्न है आपका प्रकट अधिमान सिद्धांत, ठीक है। इसे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चले, प्रकट अधिमान सिद्धांत, प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया, पी ए सैमुअल्सन ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकट अधिमान सिद्धांत को अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल सैमुअल्सन ने साल 1938 में पेश किया था। अगला प्रश्न है आपका, देखें, हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है शराबी कंजूस पर, डाक टिकट एकत्रित करने वाले पर, या इनमें से किसी नहीं। बताइए, हरासमान सीमांत उपयोगिता का नियम किस पर लागू होता है, तो इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होता है। सर जी किस पर लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ देखें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसे उससे मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्री गॉसेन ने प्रस्तावित किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मुताबिक किसी वस्तु की जितना ज़्यादा मात्रा में हमारे पास होती है उतना ही कम हम इसकी ज़्यादा मात्रा चाहते हैं, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता सदैव शून्य होती है, घटती दर में वृद्धि होती है, या अंतिम इकाई से प्राप्त होती है, बताइए, या फिर सभी। सीमांत उपयोगिता, तो जो सीमांत उपयोगिता है घटती दर में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए, सम सीमांत उपयोगिता के लिए उपयोगिता के शर्त हैं, कौन से शर्त हैं, तो देखें एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और यम यू वाई अपॉन पी वाई, ये दोनों हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर ए और बी दोनों राइट हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सम सीमांत उपयोगिता यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह विभाजित करता है कि वह अपनी कुल उपभोक्ता को अधिकतम कर सके। इसके लिए प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई राशि से प्राप्त अंतिम यानी सीमांत उपयोगिता इसकी कीमत के अनुपात में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो यम यू एक्स अपॉन पी एक्स था इसे आप समझ सकते हैं, इसे भी समझ लीजिए क्योंकि इसे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दोहराना है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। उपयोगिता तुष्टि गुण के प्रतिपादक थे, इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उपयोगिता तुष्टि गुण के प्रतिपादक थे, कौन थे, मार्शल थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा को दिया, किसने दिया है, तो इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है। तो सर जी किसने दिया है क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के मुताबिक उपभोक्ता को मिलने वाली यानी कस्टमर को मिलने वाली संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता बल्कि उसे वरीयता के क्रम में रखा जा सकता है। इसमें अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण, तो कौन से कारण हैं, वस्तुएं एक दूसरे की स्थापन्न होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल का नियम नहीं है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में प्रतिफल नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सीमांत उपयोगिता से संबंधित है, तो एम यू इक्वल टू ए टी यू अपॉन ए क्यू। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। ए टी यू का मतलब क्या है, एक्चुअल टाइम यूज, यानी किसी संसाधन का या फिर मशीन का
वास्तविक उपयोग किया गया है कितने टाइम तक। ठीक है, AQ का मतलब है अवेलेबल क्वांटिटी, यानी उस संसाधन या मशीन की उपलब्ध मात्रा का समय। तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से हो सकती है, कोई भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, क्या है, पैमाने के प्रतिफल में, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक अनुपात में परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने पर जो लागत है परिवर्तनशील लागत है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त लागत है, यानी उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त लागत है तो सीमांत लागत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न है 14 नंबर, देखेंगे अंतर्निहित लागत है। अंतर्निहित लागत कौन सा है, तो स्वरोजगार स्रोत के लिए भुगतान। ठीक है, स्वरोजगार, चले स्वरोजगार स्रोत के लिए जो भुगतान है अंतर्निहित लागत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या है, मौद्रिक लागत में शामिल होती है। मौद्रिक लागत में इनमें से कोई भी नहीं शामिल होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो मौद्रिक लागत में शामिल क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए मौद्रिक लागत में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा किए गए मौद्रिक व्यय शामिल होते हैं। वहीं वास्तविक लागत में उत्पादन के कारकों की आपूर्ति में शामिल कष्ट, असुविधा और असावधानी शामिल होती है। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन आगत एवं निर्गत के बीच, आगत नहीं है लागत है। ठीक है, लागत एवं निर्गत के बीच एक शुद्ध तकनीकी संबंध है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, उत्पादन फलन संबंधित है। उत्पादन फलन जो होता है यह साधन व उत्पादन की मात्रा का संबंध होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है पैमाने के प्रतिफल। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध क्या है, अल्पकाल से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात नियम की किस अवस्था में एक उत्पादनकर्ता उत्पादन करना चाहता है, तो यह द्वितीय अवस्था में करना चाहता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है आपका, सम उत्पाद रेखा दो संयोगों का बिंदु पथ है, तो यह वस्तुएं जो समान संतुष्टि स्तर देती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दी, बताइए। एकाधिकृत प्रतियोगिता, ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये किसने दी थी, बिल्कुल प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दी थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा को अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने साल 1933 में प्रकाशित अपनी किताब थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पेश किया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो साधनों की पूर्ण प्रगतिशीलता जो होती है, ये विशेषता जो है पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न क्या है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित किया जाता है,
तो उद्योग द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्री के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र होता है, तो यह एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न इसमें क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है, तो फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है, तो उत्पादन बंद बिंदु के ऊपर औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का हिस्सा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकाधिकार में मांग वक्र का ढाल। एकाधिकार में जो मांग वक्र का ढाल होता है यह नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले ध्यान से देखेंगे की पॉइंट को। एकाधिकार में मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है और यह नीचे की ओर झुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा घटती है, जैसे जैसे कीमत घटती है मांग की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक बाजार की स्थिति जहां केवल एक विक्रेता होता है तथा दूसरों के प्रदेश के लिए बाधाएं होती हैं एवं उत्पादन का कोई निकट स्थापन नहीं होता है, उसे कहा जाता है, तो उसे एकाधिकार कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, एकाधिकार फर्मों को अन्य फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए एकाधिकार वाले बाजार में परिणाम प्रायः होता है। कैसा होता है, तो उपभोक्ताओं का शोषण, उच्च कीमतें और असंतुष्ट असंतुष्ट कस्टमर हो जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपभोक्ता यानी कस्टमर। ठीक है, चलें 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार की धारणा नहीं है। एकाधिकार की धारणा कौन सी नहीं है, तो एकाधिकार की शक्ति प्रतिबंधित है तथा एकाधिकार की कीमत नियंत्रित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, एक नकारात्मक बहिर्भाव के संबंध में सामाजिक सीमांत लागत होती है, निजी सीमांत लागत से अधिक होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35 है आपका, सकारात्मक बहिर्भाव के संबंध में सामाजिक सीमांत लागत होगी, तो इसकी जो लागत होगी निजी सीमांत लागत से अधिक होगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक पिगोवियन सब्सिडी है, तो ये जो सब्सिडी है उत्पादन को उत्पादन के सामाजिक रूप से अनुकूलतम स्तर तक ले जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उत्पादन का कारक नहीं है। तो देखेंगे उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम और पूंजी है। कीमत आपके उत्पादन का कारण नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, जब सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है तो कुल भौतिक जो उत्पादन होता है वह अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है, तो ये अधिकतम होता है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बहुत सही। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, श्रम का प्रतिफल है, तो जो श्रम है मजदूरी का प्रतिफल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, लगान संबंधित है, तो जो लगान है यह श्रम से संबंधित होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 40 का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। बीए सेमेस्टर वाला आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।